दुनिया इस समय दोहरे युद्ध में फंसी हुई है। एक तो ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है, दूसरा पाकिस्तान और अफगान के बीच में युद्ध चल रहा है, जिसमें कि भारत के अंदर आतंकियों को भेजने की कोशिश की जा रही है। सिंदूर 2 जारी है। यही इस बात का संकेत है कि हमारे पाकिस्तान के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं। अभी नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द रियल स्टोरी में। मैं हूं राजेंद्र शर्मा। दुनिया इस समय दोहरे युद्ध में फंसी हुई है। एक तो ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है, दूसरा पाकिस्तान और अफगान के बीच में युद्ध चल रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का युद्ध जो है वो तो ऐसा है कि स्थिति है कि उस पर पूरी दुनिया का ध्यान उतना नहीं है, लेकिन हालात वहां ज्यादा खराब है बनिस्बत की ईरान और इजराइल के। और स्थिति यह है कि अमेरिका ने भी उस तरह से एक तरह से उसको युद्ध को नजरअंदाज कर दिया है। लेकिन ईरान और अफगानिस्तान के युद्ध के बीच में अभी भी ऐसे बहुत सारे अटेम्प्ट्स हो रहे हैं जिसमें कि भारत के अंदर आतंकियों को भेजने की कोशिश की जा रही है। ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं बॉर्डर पे, और ऐसी बहुत सारी सूचनाएं मिली हैं कि पाकिस्तान बॉर्डर पे अपनी एक्टिविटी को बढ़ा रहा है, क्योंकि ठंड के बाद बर्फ पिघली है और भारतीय इलाकों में घुसपैठ की कोशिश शुरू हो चुकी है। तो अब निशाना यह है कि क्या भारत और पाकिस्तान फिर से एक दूसरे के आमने सामने होंगे, कन्फ्रंटेशन होगा। और जैसे कि आशंका जताई जा रही है कि ऑपरेशन सिंदूर 2 वो अभी जारी है, तो क्या ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो ऑपरेशन सिंदूर 2 हो सकता है, ऐसी आशंका जताई जा रही है। क्योंकि पाकिस्तान ने जितना भी उसको पैसा मिला था इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से, वो उसने फिर से उन आतंकी अड्डों को बनाने में खर्च कर दिया, उनके मदरसे उन्होंने फिर से खड़े कर दिए। तो इस सब मुद्दे को लेकर हमें ये आशंका और ये जो बात उठ रही है कि भारत पाकिस्तान एक बार फिर से सामने आ सकते हैं, मार्च अप्रैल मई में ये एस्केलेट हो सकता है। इस पर हमारे साथ विस्तार से चर्चा करने के लिए डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल डॉक्टर बीबी वस्त हैं, जो कि इस मुद्दे पर बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जय हिंद। सबसे अहम बात यह है कि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान वॉर हो रहा है उसमें भारत की कोई भूमिका है क्या, और अगर ऐसा इनडायरेक्टली लग रहा है तो भारत और पाकिस्तान के बीच में फिर से तनातनी की आशंका जताई जा सकती है क्या कि भारत और पाकिस्तान फिर से आमने सामने हो जाएंगे? देखिए, ऑप सिंदूर 2 हमारे देश की लीडरशिप का, चाहे वो पॉलिटिकल लीडरशिप है या मिलिट्री लीडरशिप है, उसका ये कहना कि ऑप सिंदूर 2 जारी है, यही इस बात का संकेत है कि हमारे पाकिस्तान के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं। अभी नॉर्मलसी नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त होता है। जी। आज अफगानिस्तान अपने पुराने संबंधों को छोड़कर, जी, जब यूएसए के टाइम में थे, और पुरानी जो चीजें उसके साथ में जो गलत हुई हैं, चाहे वो डुरंट लाइन है, चाहे खैबर पख्तूनख्वा के में जो है वो जो उनकी सीमा रेखा है, उसको अफगानिस्तान कुछ और मानता है, पाकिस्तान कुछ और मानता है, उसको दुरुस्त करने वाली बात है। या तकरीबन 30 लाख जो के करीब जो अफगानी जो विस्थापित लोग हैं, उनको जबरदस्ती पाकिस्तान द्वारा वापस अफगानिस्तान में भेजे जाने का मुद्दा हो। जी, ये सब एक पाकिस्तान की तरफ से गलत हरकतें हैं। अपने हमेशा हमारे साथ तो खिलाफ तो रहे ये, लेकिन अब अफगानिस्तान को भी वो एक ऐसा देश मान रहा है कि जिसको मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जी, ये बात सही है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स अच्छी है। जी, अफगानिस्तान के मुकाबले पाकिस्तान का एयर डिफेंस अफगानिस्तान के मुकाबले अच्छा है। जी, लेकिन जो तालिबान लड़ाके हैं वो जमीन के लड़ाके हैं। जिन्होंने यूएसए और यूएसएसआर जैसी शक्तिशाली देशों को, दो सुपर पावर्स को लगातार धूल चटाई, ये वही लड़ाके वापस लौटने को मजबूर कर दिया। ये वही लड़ाके हैं। तो जमीन पर जो उनकी ताकत है
ग्राउंड पर कम से कम चीजों को के साथ में रहकर लड़ने की जो क्षमता है वो बहुत ज्यादा है, और पाकिस्तान उसका मुकाबला नहीं कर सकता। खबरें आ रही है ना, पाकिस्तानी सैनिक रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, पोस्ट छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, और अफगान जो उनके अटैक्स हैं उसमें वो भाग जाते हैं, उस इलाकों में अपनी चौकी छोड़ देते हैं, बिल्कुल सही बात, हाथ जोड़ लेते हैं। ऐसे ही होगा। पाकिस्तान अपने सैनिकों को डिसऑन कर देता है। वो कह रहे हैं उस पर, मतलब हमने तो बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे हैं कि पाकिस्तानी सैनिक सोल्जर बोल रहा है कि जब आपने मेरे को यहाँ पे रिक्रूट किया है तो आप मेरे को डिसऑन कैसे कर सकते हो, मेरे पास उसका आपका आईडी कार्ड है, सब कुछ है, आप कैसे मुझे डिसऑन। विजय कारगिल वॉर के अंदर में उन्होंने अपने सैनिकों को के मृत सैनिकों के जो है शव, मैं तो वहीं था, तो उनका लेने से इनकार कर दिया, तो उस देश के बारे में क्या बात करें। बहुत बहुत दुखद बात है, बहुत दुखद। तो जो हम लोगों ने उनका जो है पूरे रीति रिवाज के साथ में उनका अंतिम संस्कार किया। तो ये स्थिति है। तो अब आप बता रहे हैं कि जो है वो तालिबान के लड़ाकों से पाकिस्तान जिस तरह से कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान के अटैक की वजह, आपने कहा एयरफोर्स के, तो एयरफोर्स अटैक की वजह से ही करीब 66,000 शरणार्थी अफगानिस्तान में हैं। लेकिन अफगान लड़ाके अभी भी बोल रहे हैं कि पाकिस्तान को वो सबक सिखाएंगे, और बलूचिस्तान वाले जो उनके साथ में हैं, सिंध प्रांत के कई ऐसे BLA और दूसरी जो वहां पर, जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। तो अब आप सोचिए कि पाकिस्तान की ये जो हालात हैं, ये एक तरह से पाकिस्तान को तोड़ने की शुरुआत ही माना जाएगा इसको। देखिए, इसको थोड़ा सा और सामरिक तौर पर विश्लेषण करते हैं जी। अफगानिस्तान का एक प्रांत जो है खैबर पख्तूनख्वा जी, उस पर तालिबान ने पिछले, मैं तो कहूंगा 3-4 महीने से जिस प्रकार से पाकिस्तान को मुंह का मतलब पाकिस्तान को जो है हराया है, और अभी भी पाकिस्तान पर बहुत बड़ा दबाव बनाया हुआ है, तो उसी से नीचे आई है अब बलूचिस्तान में BLA और BLF और जो दूसरे छोटे छोटे जो विद्रोही संगठन है वो सब मिलकर जफर एक्सप्रेस को उड़ा दिया। कभी सुना है कि एक पूरी ट्रेन को जो है वो हाईजैक कर लिया गया। तो इतनी शक्तिशाली मतलब लोग हैं, वो भी जाबाज सैनिक अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, बलूच। ठीक है ना, बलूच शब्द का पता कहां से वो हुआ जी? बलूच का मतलब होता है मुर्गे की कलगी। अच्छा। और जो बलूच लड़ाके थे, जो वहां के जो लोग थे पुराने जमाने में, जब इतिहास में आप देखिए कि जब लड़ते थे तो मुर्गे की कलगी को जो है ना अपनी टोपी पे लगाकर लड़ते थे। अच्छा। और इसीलिए उस प्रांत का नाम बलूचिस्तान पड़ा। अच्छा। तो तो ये बलूच जो है ना, जो वो शब्द वहां से आया है, और बहुत जाबाज लड़ाके हैं, अपने देश के लिए बहुत प्रेम करते हैं, सबसे ज्यादा संपदा होते हुए, सबसे ज्यादा खनिज पदार्थ होते हुए, सबसे ज्यादा रेयर अर्थ एलिमेंट्स होते हुए। अब यूएसए को बोल रहे हैं कि आप अपनी कंपनी को लेकर आइए, यूएसए के दामाद साहब वहां आकर बोल रहे हैं कि हम अपनी कंपनी करेंगे, तो हमारा है। तो कब तक कौन सहन करेगा? आज उसी कारण सीपेक की जो है वो मतलब एक किस्म से खत्म ही हो गई है। बिल्कुल खत्म हो गया। तो आप किसी इस तरह के जो मूवमेंट्स हैं उनको डिले कर सकते हो, दबा नहीं सकते। अल्टीमेटली भारत को आजादी मिली थी ना, चाहे वो गांधी जी के कारण, नरम दल के कारण मिली हो, और चाहे सुभाष चंद्र बोस के, दोनों के कारण, गरम दल के लिए मिली, दोनों के कारण। मैं तो गरम अल्टीमेटली देखिए, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का जो वॉर है उसको तो अमेरिका ने इग्नोर कर दिया एक तरह से, क्योंकि अफगानिस्तान पे यूएस जो है अफगानिस्तान में जाते वक्त भरपूर आर्टिलरी एम्युनिशंस पूरे डंप करके आए थे वो लोग। और तब ये स्थिति थी कि अमेरिका जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान को छोड़ के जब गया था, तो ये स्थिति थी कि उनके पास उसको हटाने के लिए उतनी व्यवस्था नहीं थी, और इसलिए उन्होंने वो एक तरह से वो लॉस ही झेला एक तरह से अपना। अब पाकिस्तान उन पे हवाई हमले कर रहा है, ठीक है, पाकिस्तान की एयरफोर्स कर रही है, लेकिन जमीनी तौर पर तो तालिबान बहुत सख्त लड़ाके हैं। तो यूएसए जो जिस तरह से इग्नोर कर रहा है, आपको लगता है कि ये यूएसए वहां पर पैसा खर्च करना नहीं चाहता? यूएसए की पॉलिसी अगर आप इतिहास में जाके देखें तो हमेशा से यूज एंड थ्रो वाली पॉलिसी रहती है। वो किसी भी देश के साथ में टेम्परेरी संबंध बनाता है, उसको किसी एक विशेष कारण से इस्तेमाल करने के लिए। आप देखिए, जब उनको अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान की जरूरत थी तो यूएसए ने पाकिस्तान के साथ में पींगे लड़ाना शुरू कर दिया, उसको जो है वो पैसा देना शुरू कर दिया। अब उनके बीच में अगर आपने देखा हो तो उनको जरूरत नहीं थी, तो इसलिए जो है पाकिस्तान को उन्होंने इग्नोर करना शुरू कर दिया। अब वो ईरान और अफगानिस्तान या दूसरे जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज है उसके अंदर में पाकिस्तान
को इस्तेमाल करना चाहते हैं, पाकिस्तान के एयर स्पेस को इस्तेमाल करना चाहते हैं, पाकिस्तान के एयर बेसिस को इस्तेमाल करना चाहते हैं और पाकिस्तान की सेना को इस्तेमाल करना चाहते हैं पैलेस्टाइन के अंदर में। अब देखिए, जहां आप हमेशा से मतलब आप जो है ना अपने रिलीजन के कारण हमेशा से किसी के खिलाफ रहे और वहां आप उसको दबाने के लिए अपनी सेना भेज रहे हैं, और मुल्ला मुनीर का इससे ज्यादा और क्या हो सकता है, क्या फजीयत होगी। हमें ट्रम्प साहब ने जो है एक लंच खिलाकर मुल्ला मुनीर को खरीद लिया। भागेंगे वो तो, पाकिस्तान छोड़ के भागेंगे, क्योंकि वहां की जनता अब उनको पसंद नहीं करती है। लेकिन सबसे अहम बात हालात बहुत खराब है जी। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान ने पिछले कुछ दिनों में जो हरकतें की हैं वो अभी भी नजर में है। ऑपरेशन सिंदूर 2 तो चल ही रहा है, ओपन है, लेकिन इस बीच में उन्होंने करीब जो है 5 बार ड्रोन भेजे भारतीय सीमा में, अटैक किया, ड्रोन अटैक किए और उसको इंटरसेप्ट किया भारत ने। उसके बाद उन्होंने कुछ मर्सिनरीज जो है और कुछ जो है उन्होंने इंट्रूडर्स भेजे कि भारतीय सीमा के अंदर उन्होंने वहां के लोकल फिर से उन लोगों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करी, उन लोगों को फिर से अपने में मिलाने की कोशिश करी कि आप वहां के मर्सिनरीज को हेल्प करें, लोकल आप उनके गार्जियन बने, लोकल उनको सपोर्ट करें। उसको भारत ने एक्सपोज किया। और उसके बाद बांग्लादेश का मामला तो ठीक है, भारत ने जो है उसमें पाकिस्तान का जो है हाथ वो तो वहां की जनता से ही के हारने के बाद ही हो गया और मोहम्मद यूनुस को जो है मुंह पर छुपा के जाना पड़ा। लेकिन जो पाकिस्तान ने वहां कोशिश की थी वही वो कोशिश अब ईरान के वॉर के टाइम भारतीयों को बरगलाने के लिए उनको भड़काने की कोशिश कर रहा है। आपको लगता है कि ये जो कोशिशें हैं ये एक बार फिर से काम कर सकती हैं कि भारत और पाकिस्तान के फिर से कन्फ्रंटेशन सामने आ गए? आपको शायद याद हो कि मैंने कई चैनल्स में ऑपरेशन सिंदूर 1 के टाइम पर खुलकर बोला है जी कि पाकिस्तान कुत्ते की पूंछ है। आप उसको 14 साल क्या 40 साल तक क्या 400 साल तक जो है ना नली में रख लो, लेकिन सीधी होने वाली नहीं है। उसका एक ही इलाज है कि उसको काटना है। और हमारे देश की सेंट्रल लीडरशिप इस तरफ कार्य कर रही है और ऑपरेशन सिंदूर 2 में ये दिखा दिया गया है जी। अब मेरा अपना निजी आकलन है कि भारत को ऑपरेशन सिंदूर 2 जो जारी है उसके चलते चलते जो इतिहास में भारत के साथ में एक बहुत बड़ी गलती हुई है जी, जो इतिहास में जो पीओके नाम का एक नासूर हमें दे दिया गया है, बिल्कुल बिल्कुल, उसको सुधारने का मौका आ गया है। लाइन ऑफ कंट्रोल वो लाइन है, इमेजिनरी लाइन है जिसपे जिसका जहां कब्जा है वहां पर है जी। तो हमें चाहिए, ऐसा मेरा निजी विचार है जी, कि जहां जहां हम एलओसी पर डिफेंसिव पोस्चर को इंप्रूव कर सके जी, वो हमें इस दौरान करना चाहिए, क्योंकि जी, आज पाकिस्तान इस स्थिति में नहीं है कि किसी भी तरीके से भारत का विरोध कर सके। जी। रीजंस जी, खैबर पख्तूनख्वा में अफगानिस्तान से वो मार खा रहा है, जी, बलूचिस्तान में जो है वो बीएलएफ और बीएलएस सभी शामिल से मार खा रहा है, जी, क्वेटा के अंदर में उनकी एक डिवीजन फंसी हुई है, उसको वहां से आप निकाल नहीं सकते क्योंकि वहां पर जो बलूचिस्तान के जो लोग हैं उसको निकलने नहीं देंगे, उसको वहां टाई डाउन किया हुआ है। जी, नीचे सिंधु देश की बनने की तैयारी जो आग है धीरे 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 सुलग रही है जी। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी जी, उसकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, यानी कि एक 40-42 किलोमीटर की रह जाती है जो एक पॉइंट पर बहुत ही कम है। हाँ, और हमारे आर्मर्ड कॉलम्स उसको बहुत कम समय के अंदर में हाँ, 2 हिस्सों में कर सकते हैं और पाकिस्तान इस बात को जानता है। जी। अब इधर आप पीओके की साइड में आइए तो पीओके की साइड में एक समय में कितनी सेना वहां लेकर आएगा। हाँ, इकोनॉमिकली आज वो कटोरा लेकर दुनिया में जा रहा है, लेकिन कोई उनको देने की तैयारी नहीं, लोन भी देने की तैयार नहीं है। कोई तैयार नहीं। पेट्रोल के लिए एनर्जी क्राइसिस वहां इतना हो गया कि वहां पर पेट्रोल पंप पर गोलियां चल रही हैं। बिल्कुल। पेट्रोल के दाम 55 रुपए उन्होंने एक ही दिन में बढ़ा दिए। और दूसरे तरह की जो एनर्जीज हैं वो भी पाकिस्तान के पास में नहीं है। तो जब उसके पास में ना पेट्रोल है, ना डीजल है, ना उसके पास में गोला बारूद का इतना बड़ा भंडार है, तो मेरा समाज ये है कि एक लिमिटेड तौर पर
जो हमारे साथ में नाइंसाफियां हुई हैं और जिसके कारण हर साल हमें इन्फिल्ट्रेशन झेलना पड़ता है, जिसके कारण हमारे को वहां पर फेंसिंग कराकर करोड़ों अरबों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, अगर हम अपने डिफेंसिव पोस्चर को इंप्रूव कर लेते हैं तो ये जो समस्या है बहुत हद तक खत्म हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा मेरा मानना है। और मैं तो यहां तक कहूंगा जी कि जिस तरह पृथ्वीराज चौहान को बताया गया था कि मत चुके चौहान, हाँ, तो मैं कहूंगा अपनी सेंट्रल लीडरशिप से जी कि ये मौका है, अवसर है, अपॉर्चुनिटी है जी अपने जो पुरानी गलतियों को सुधारने की, जो लॉन्ग टर्म में इंडिया को बहुत सबल देंगे। अगर हमारे बॉर्डर सुरक्षित हैं तो हमारी अर्थव्यवस्था अपने आप ऊपर आएगी। और अगर हमारे बॉर्डर सुरक्षित नहीं है और वहां पर हमें रोज जो है ना पहलगाम या पठानकोट या ये जो है झेलना पड़ रहा है, तो वो सब खत्म करना पड़ेगा और अब मौका है। और इस समय ऐसा कहा जा रहा है कि सीपैक चूंकि एक तरह से फेलियर ही हो गया एक तरफ से, क्योंकि चाइनीज जितनी कंपनीज हैं और चाइना के बहुत से लोग हैं वहां से भाग चुके हैं जी। और सीपैक अगर फेल हो रहा है तो अमेरिका भी चाहता था कि सीपैक फेल हो जाए। तो अब अमेरिका और चाइना दोनों किसी न किसी तरह से चाइना से पाकिस्तान से रूठे हुए माने जा सकते हैं इसमें, क्योंकि उनका इंटरेस्ट इसमें बहुत कम हो गया है जी। तो क्या ये दोनों इंडिया पाकिस्तान के बीच में दोनों इंटरवीन करना की स्थिति में है क्या? देखिए, थ्योरेटिकली सिंबॉलिकली जो है यस, लेकिन मेटीरियली और फिजिकली ऑन ग्राउंड पे नो। रीजंस, चाइना के साथ में एक हमारा बहुत बड़ा बॉर्डर है जी। चाइना जो अक्साई चीन एरिया है और उसके बराबर में जो सक्सगांव वैली है और उधर से फिर ऊपर आप जाएंगे थोड़ा सा वेस्टर्न साइड में तो सक्सगांव वैली से लगता हुआ जो है गिलगिटिस्तान बाल्टिस्तानी जो इलाका है, चीन के शिनजियांग एरिया से नीचे जहां से सीपैक ओरिजिनेट होती है। हमारा शारदा मंदिर भी वहीं पर ही है। तो ये इस एरिया को जो है ना अभी हमें डिस्टर्ब करने की जरूरत ही नहीं है जी। हम क्यों करें? वो अपने आप आएगा हमारे पास में। वहां पर अपराइजिंग आ रही है, जो गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग हैं वो हमारे साथ आना चाहते हैं जी। लेकिन उसको जो है जबरदस्ती वहां पर रोका जा रहा है। तो वो अपराइजिंग आएगी, आज नहीं कल आएगी। मैं बात सिर्फ कर रहा हूं डिफेंसिव पोस्चर को अपने आप को। जैसे फॉर एग्जांपल 1965 के अंदर में हमें हाजी पीर पास जो है मजबूरन देना पड़ा, जिसके कारण हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ हादसा हुआ। पर हाजी पीर हमारे पास में होता तो शायद कारगिल नहीं होता। तो आज मुझे लगता है कि हाजी पीर पास की जो गलती हुई है वो उसको अगर हम सुधारें तो क्या प्रॉब्लम है? हम कोई गलत कर रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि हाजी पीर पास हमारा है, हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा जी। बिल्कुल। तो इसी तरीके से और बहुत जो है सामरिक दृष्टि से इंपॉर्टेंट ऊंचाइयां हैं जो इन्फ्लेशन को बहुत कम कर देंगी, हमारे देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर देंगी और हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। देखिए, कई लोग ये बोलते हैं कि पीओ को लेकर करोगे क्या, वहां पे पैसा खर्च होगा, लेकिन जैसे बॉर्डर इश्यूज हैं कम से कम वो तो खत्म होंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट ये कि वहां की जनता जो है पाकिस्तान के साथ नहीं है। पीओके की जनता वो जानती है कि वहां ना तो उनको रोटी मिलेगी ठीक से, ना उनको तेल मिलेगा, ना रोजगार मिलेगा, ना हेल्थ फैसिलिटी मिलेगी। तो पीओके की जनता तो ये साफ हो गई है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो धर्म का कार्ड वो लोग खेलते हैं, पहली बात। दूसरा जो है वो अमेरिका और चाइनीज कंपनी को लाने की बात करते हैं, ये उसको प्रभावित करेगा कुछ हद तक? एक एग्जांपल देता हूं आपको जी। एक बहुत बड़े नेता हुए हैं पीलू मोदी जी, बहुत मजबूत धाकड़ नेता होते थे जी। पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछा गया कि 1962 के बाद में, अरे रिकॉर्डेड है कि नेहरू जी इतना हमारा स्क्वायर किलोमीटर जो है चाइना ने हथिया लिया, उसको वापस लेने का आपका क्या प्लान है? इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया और नेहरू जी का जवाब था कि अरे वहां कुछ नहीं होता, बर्फ ही बर्फ रहती है, उसको अगर जो है ना अगर ले भी लेंगे तो क्या करेंगे? तो पीलू मोदी ने खड़े होकर जो उसमें जो बोला था कि नेहरू जी आपके सिर पे भी कुछ नहीं है तो वो क्यों ना दे दिए जाए? इस तरह के जो है वो एक नोकझोंक बड़ी इंटरेस्टिंग नोकझोंक जो है हुई थी। तो कोई इलाका, लेकिन उसका मतलब बहुत बड़ा है, उसका जो रीजन है जो सामने आ रहा है, मतलब वो आप देखिए भाई, पीओके हमारा है
हमारे भूमि पर किसी ने कब्जा किया हुआ है तो क्या हम उसको नहीं उठाएंगे? और पीओके इतना अच्छा स्ट्रेटेजिक पॉइंट है, वहां से जो है सिल्क रूट निकला है, उस तरफ से सब कुछ है टूरिज्म के लिए, उस टूरिज्म के हिसाब से उससे बढ़िया जी कोई जगह नहीं है। अगर एक और आप देखिए, गिलगिट बाल्टिस्तान से थोड़ा सा वेस्टर्न साइड में या नॉर्दर्न साइड में आप देखेंगे तो 5 देशों के जो है बॉर्डर एक साथ मिलते हैं। अफगानिस्तान और ये जो है कजाकिस्तान, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया जी। तो वो एक सामरिक दृष्टि से बहुत सेंसिटिव और बहुत इंपॉर्टेंट इलाका है जो हमें वापस लेना चाहिए। हमारी जो भौगोलिक स्थिति है, हमारी जो भौगोलिक स्थिति के साथ साथ में हमारी जो स्ट्रेटेजिक स्थिति है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत इंप्रूव हो जाएगी। और चाइना के खिलाफ हम अगर कभी भविष्य में कोई एक्शन लेना पड़ा तो और अच्छे तरीके से ले पाएंगे। तो ये सही समय है पीओके लेने का? मैं ये नहीं कह रहा कि पीओके लेने का जी नहीं, मैं कह रहा हूं कि ये सही समय है अपने डिफेंसिव पोस्चर को इंप्रूव करने का। पीओके तो अपने आप आएगा, हमारे पास में आएगा। पीओके तो हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। वहां तो लोग अपने आप आना चाहते हैं। ये तो बॉर्डर जो है बीच में है बस थोड़ा सा, अदरवाइज तो पीओके लोग वो देख रहे हैं ना तरक्की। श्रीनगर में क्या तरक्की देख रहे हैं, वहां के दूसरे इलाके में तरक्की देख रहे हैं। तो वहां तो लाइट भी नहीं होती है और फिर उनके साथ में जो है वो एक दो मुंहा व्यवहार किया जाता है। सेकंड सिटीजन की तरह से उनके साथ व्यवहार किया जाता है। वो दुनिया देखती है, आजकल तो इंटरनेट से सब कुछ सामने आ जाता है। तो मैं पीओके की बात, पूरा पीओके लेने की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं जो हमारा जो एलओसी पर डिफेंस है उसको और मजबूत और इंप्रूव करने के लिए बात हो रही है। ये मेरा सोचना है। अच्छा, इसमें एक बहुत अहम मुद्दे पर हम आते हैं जी। पाकिस्तान ऑपरेशन 1 हुआ, पाकिस्तान उसके पहले बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम्स हुई, पाकिस्तान इकोनॉमिकली बहुत पिछड़ा भी। उसके बाद पाकिस्तान को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने पैसा दिया काफी। अब ये पता चल रहा है कि जो आईएमएफ से जो पैसा लिया पाकिस्तान ने, वो भारत द्वारा जो डिस्ट्रॉय किए गए मदरसे हैं, जो आतंकी संगठन हैं, उनको फिर से रीबिल्ड करने के लिए लगाया गया। ये कंफर्म भी हो गया। ये भारत की आर्मी ने जो है, इंडियन आर्मी ने इसको कंफर्म भी किया, उनके पास इसके बाकायदा सबूत है। तो आपको लगता है कि ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिस पर कि आर्मी को फिर से एक्शन लेने की गुंजाइश बनती है? क्योंकि पाकिस्तान अपनी बात से मान ही नहीं रहा है। वो जो जितना पैसा वो डेवलपमेंट के नाम पे लेता है वो आतंकी संगठनों में लगा देता है। ये एक बड़ा पॉइंट क्या हो सकता है एस्केलेट होने में दोनों के रिलेशंस के बीच में? और क्या वो एक्टिविटीज चूंकि बढ़ाएंगे तो वो उनके जो बड़े नेता वो तो अंडरग्राउंड है, भाग गए हैं, तो ये भारत उनको ट्रेस करते हुए फिर से इस पर अटैक करेगा, ऐसी संभावना भी है? देखिए, संभावनाएं तो बहुत कुछ रहती हैं जी। ट्रिगर पॉइंट जो है इंडिया पाकिस्तान के बीच में किसी एक लोकलाइज्ड या बड़े युद्ध का कारण बनेगा वो मुझे नहीं मालूम जी। और उसका आकलन या उसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। लेकिन युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं होता है, नंबर 1। लेकिन जिस कुत्ते की पूंछ सीधी हो ही नहीं सकती, उसकी पूंछ काटने के लिए हमें एक एटलीस्ट एक हथियार की जरूरत तो पड़ेगी। बिल्कुल। और वो हथियार हमें इस्तेमाल करने का समय आ गया है। ये नहीं है कि 1000 कट्स वाली पॉलिसी चलती रहेगी जी। अब अगर 1000 कट्स की पॉलिसी है तो एक लोहार का हथौड़े की भी बहुत जरूरत है। और हमारे देश की जो सेंट्रल लीडरशिप है वो सक्षम है डिसीजन लेने में, डिसीजन का समर्थन करने में, डिसीजन के पीछे में हर तरह का रिसोर्सेज देने में, और उसके बाद में इंटरनेशनल लेवल पर उसको अपने आप को मजबूत सिद्ध करने में। समय सही है, अपॉर्चुनिटी है, अवसर है। जो पुराने इतिहास में हमारे साथ में गलतियां हुई है उसको सुधारने। और अब तो ऐसे कोई बहुत सारी कंट्रीज भी नहीं है जो पाकिस्तान को इसमें उसका सपोर्ट करे। अफगानिस्तान उसके खिलाफ है, ईरान, तो ईरान ने बहुत तगड़ा ऑब्जेक्शन लिया है क्योंकि अमेरिका ने उसकी एयर स्पेस यूज करी है। उसके अलावा टर्की अब बिल्कुल साइलेंट है। दूसरी जो कंट्रीज हैं वो पाकिस्तान को खुले तौर पर सपोर्ट नहीं कर रही है। यूएई नाराज हो गए हैं अब पाकिस्तान के साथ में, और जितनी मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज हैं वो पाकिस्तान से दूरी बना के रखी हुई, क्योंकि उनको मालूम है पाकिस्तान बाद में ये ईरान का सपोर्ट करता है, कभी नहीं करता है। वहां की जनता ईरान को सपोर्ट में रैली निकालती है, वहां के अफसर अमेरिका के कहने पे चलते हैं। तो ऐसा पाकिस्तान के पास अब कोई बड़ा सपोर्ट नजर नहीं आता है। देखिए, ये जो छोटे कंट्रीज हैं, वेल वोट के हिसाब से ठीक है, यूएन में उनकी अहमियत रहती है, लेकिन बड़े कंट्रीज के बारे में बात करते हैं।
चाइना। जी। क्या चाइना इस स्थिति में है कि पाकिस्तान के लिए हमारे साथ खुलकर सामने आए? जी। एक बार को मान लिया। नहीं आएगा ही नहीं। नहीं, एक बार को मान लिया जी। एनालाइज करते हैं क्या संभावनाएं हैं। इतना बड़ा बॉर्डर, हाँ। नंबर एक। चाइना का जो तकरीबन 58% क्रूड ऑयल जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज से स्टेट ऑफ हरमुज से होता हुआ और अरेबियन सागर में जब आता है और स्टेट ऑफ मलक्का जहां अंडमान निकोबार और निकोबार के अंदर में हमारा जो नेवल बेस है हाँ। वो उसको कंट्रोल करता है। और जब वो ऊपर साउथ चाइना सी में जाता है, चाहे वो जापान के लिए पैसिफिक में या दूसरे कंट्रीज के लिए और चाइना के मेनलैंड के लिए, चाइना को मालूम है और ये उसकी दुखती रग है। और इसीलिए वो सीपैक बनाना चाहता था जिसको बलूच लड़ाकों ने फेल कर दिया। सो चाइना एक फेल्ड स्टेट के लिए, चाइना से अभी उसको चाइना को पाकिस्तान से क्या प्राप्त होगा? जो प्राप्त होना था तो हो चुका। वो उसके लिए कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है कि वो भारत जैसे पड़ोसी देश से पंगा लेगा। यूएस से क्वाड बनाया गया। क्वाड किस लिए बनाया गया था? ताकि इंडियन ओशियन और अरेबियन सी के अंदर में जो चौक पॉइंट्स हैं उस पर ये चारों देश, हम इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस से मिलकर चाइनीज नेवी को काउंटर कर सके। जी बिल्कुल। ताकि ताइवान के ऊपर में अगर चाइना कुछ करता है बिल्कुल तो क्वाड की जो चारों से ये है वो कर सकती है। अब यूएसए क्या स्थिति में है? वो यूक्रेन को भी सपोर्ट कर रहा है जी। यहां ईरान के साथ में वो लंबे समय के लिए अटक गया जी। वेनेजुएला के अंदर में शांति नहीं है जी। वहां के कुछ मिनिस्टर्स ने वहां पर जो इंसर्जेंसी को जो है ना वो अपना लिया है। और वेनेजुएला के जब एक बार वहां से वो उभर कर आएंगे तो वेनेजुएला यूएसए के लिए वियतनाम बन जाएगा। हाँ, कुछ गोरिल्ला फाइटर्स जो साउथ अमेरिका में है अभी, है ना, वो वहां पे वेनेजुएला में सक्रिय होने लगे हैं। भाई 6 गुएरा और फाइटर्स हैं जो फेमस गोरिल्ला लीडर 6 गुएरा जिसका हम हर जगह वो देते हैं, ब्राजील का ही तो उसी जो है साउथ अमेरिकन कंट्री से तो था। बिल्कुल। तो अभी के लिए स्थिति बड़ी वो अच्छी दिखाई दे रही है। लेकिन जब ये, और इसी तरह ईरान के अंदर में जब ये हुती और ये जो दूसरे जो संगठन हैं जो प्रॉक्सी वॉर के अंदर में जब ये उभर कर आएंगे और लंबे समय के लिए जो है ना, ईरान के पास में मिसाइल की कमी नहीं है, ईरान के पास में ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की कमी नहीं है। तो इसलिए इंडिया को एक जो तटस्थवादी नीति है वो बड़ी अच्छी है हमारी। हमें न्यूट्रल रहना चाहिए, हमें दोनों देशों से अच्छे संबंध बनाकर रखना चाहिए। इजराइल से हमारे भी बड़े अच्छे संबंध हैं, लेकिन इस अवसर को हमें चूकना नहीं चाहिए। जो पुरानी गलतियां हमारे साथ हुई हैं उनको सही करने का। वरना 71 की लड़ाई के बाद में अगर हम थोड़े से भी जागते होते तो आज जो चिकन नेक कॉरिडोर जो है ना, हम 7 स्टेट्स को जो चिकन नेक कॉरिडोर बना हुआ है वो नहीं होता। उसको हम उसी से ठीक कर लेते। तो ये मान लिया जाए कि बांग्लादेश से अभी पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट कम हो गई है या बिल्कुल साफ नहीं, कभी कम होगी भी नहीं जी, क्योंकि रिलीजियस पॉइंट पे उनका इन्वॉल्वमेंट है ना। अब यूसुफ साहब चले गए हैं, ठीक है, अच्छी बात है, दूसरी कंट्री आ गए हैं, जमात, हाँ, वो जमात इस्लाम वहीं पर ही है। और फिर ये जो अभी नए बीएनपी के जो लीडर बने हैं, अल्टीमेटली उनकी जो मदर जब प्राइम मिनिस्टर थी तो उनके हमारे इंडिया के साथ में कभी अच्छे रिलेशन थोड़ी नहीं रहे हैं। ये तो लेकिन ये तो तारीख तो सुधारना चाहते हैं रिलेशन। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और वो एक पढ़े लिखे आदमी हैं और उनको मालूम है भारत के साथ रिलेशन रहेंगे तो हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से उनका फायदा होगा। ये तो समझ में आ गया उनको। कूटनीति बोलती है अपने नेबर से सबसे अच्छा रिलेशन रखो, उसके बाद में नेक्स्ट अच्छे रिलेशन आपके नेबर के नेबर से होने चाहिए और उसके बाद में आप दूसरे कंट्रीज के साथ में। तो इस प्रायोरिटी के साथ में चलना चाहिए। बांग्लादेश हमारा एक बहुत अच्छा नेबर है, हमारे संबंध बांग्लादेश से अच्छे होने चाहिए। दोनों देश चाहते हैं, हम चाहते हैं कि बांग्लादेश से अच्छे रिलेशन हो, हम उनकी मदद करना चाहते हैं, उनकी हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन ताली दोनों हाथों से बजती है। आपने बहुत विस्तार से समझाया सब अब, और
पूरी डिटेल्स में भी बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम देखिए पाकिस्तान और भारत के बीच में फिर से एक फेस टू फेस हो सकता है क्या, इसकी संभावना पर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन भारत एक शांतिप्रिय देश है और यह भी कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर का जो सेकंड पार्ट है वो भारत के लिए ऊपर है। मतलब इतना तो साफ है कि भारत अपनी संप्रभुता और अपने यहाँ शांति बनाए रखने के लिए फिर से किसी भी तरह के अटैक से पीछे नहीं हटेगा। अगर उसको ऐसा लगा कि फिर से एक टेररिस्ट गैंग आ गई है, टेररिस्ट ग्रुप्स आ गए हैं, पाकिस्तान फिर से कोशिश कर रहा है भारत में अस्थिरता फैलाने की किसी भी तरह से, तो भारत पीछे नहीं हटेगा। मतलब साफ है कि भारत के पास ये ऑप्शन बिल्कुल सामने रखा हुआ है। लेकिन फिर भी ये कहना अभी तो बिल्कुल साफ नजर नहीं आता कि भारत और पाकिस्तान फिर से एक बार फिर से कन्फ्रंटेशन की स्थिति में आ जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो वॉर है वो अपने अलग दिशा में है और भारत और यूएस के रिलेशन वो अपने अलग दिशा में है। इस मुद्दे पर अगर आप कुछ कहना चाहें, कुछ अपनी बात रखना चाहें तो हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। आप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जय हिंद। जय हिंद।